आरबीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में एक बार फिर कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं विजय यादव आपके केमिस्ट्री के 5वें अध्याय यानी तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ चीज़ें इसके पहले वाले वीडियो में बताई गई थी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे प्राउड की परिकल्पना थी, डोबेराइनर का त्रिक नियम था और न्यूलैंड का अष्टक नियम था। तो बात करेंगे थोड़ा सा न्यूलैंड के अष्टक नियम से ही लेकर बात करेंगे। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम या फिर अष्टक सिद्धांत क्या थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं कि जिस न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1863 ईस्वी में एक नियम दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से संगीत के स्वरों में समानता पाई जाती है, ठीक यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो आने वाला हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों की समानता को प्रदर्शित करता है। और यह नियम लगभग परमाणु क्रमांक 20 तक तत्वों तक ही मान्य रहा, सीमित दायरे तक था। उसके बाद जो भी तत्व आए इस नियम को अमान्य कर दिए। बताया गया कि न्यूलैंड का अष्टक ये जो सिद्धांत है वो केवल हल्के तत्वों के लिए ही भली भांति सफल होता था। और सबसे बड़ी बात है कि परमाणु क्रमांक 20 के बाद फिर अन्य तत्व ऐसे मिले नहीं जिसमें हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों की समानता प्रदर्शित करे। और फिर उसके बाद जब अन्य तत्वों की जो खोज हुई वो गुणधर्म अष्टक सिद्धांत के एकदम विपरीत होते थे। इस प्रकार से यह भी नियम कुछ ही तत्वों तक मान्य रहा। और उसके बाद 1869 में रूसी वैज्ञानिक थे डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। उन्होंने लगभग उनके तात्कालिक समय में लगभग 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी और उन्होंने तत्वों का एक मूल लक्षण जिसका नाम परमाणु भार है उसी को एक मानक बनाकर और कह सकते हैं आप एक व्यवस्थित वर्गीकृत सारणी प्रस्तुत की, जिसको मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा कि लगभग 63 तत्वों की खोज के उपरांत मेंडलीव ने तत्वों का एक मूल लक्षण लिया जिसका नाम है परमाणु भार। उसी परमाणु भार के आधार पर उन्होंने एक सारणी तत्वों को वर्गीकृत तत्वों की सारणी प्रस्तुत की जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहा जाता है। और मूल आवर्त सारणी का जो सिद्धांत है मूल आवर्त सारणी का सिद्धांत वो ये है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। एक बार फिर से सुनेगा, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात या फिर कहने का मतलब ये है, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो निश्चित अंतराल बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। और इसी आधार पर उन्होंने एक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए थे और 6 क्षैतिज खाने बनाए थे और उन्होंने उसमें 63 तत्वों का समावेशन किया था। लेकिन चूंकि इसकी आवर्त सारणी का बड़ा विशेष महत्व भी रहा है, क्योंकि तत्वों के कह सकते हैं आप गुणों के क्रमबद्ध अध्ययन में सबसे बड़ी सुविधा रही है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्होंने जिन जिन तत्वों के परमाणु भारों के बीच में ज़्यादा संख्या का अनुमान किया उन तत्वों के बीच में उन्होंने खाली जगह छोड़ के रखी थी। तो अन्य वैज्ञानिकों को नए तत्वों की खोज में भी यह आवर्त सारणी जो है बहुत ही सफल प्रदर्शित हुई। फिर इसके साथ साथ उनकी संयोजकता के संयोजन में भी यह आवर्त सारणी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन इस आवर्त सारणी की कमियां भी बहुत रही हैं, क्योंकि जब अक्रिय गैसों की खोज होने लगी तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान चिन्हित नहीं किया गया था। और कहीं कहीं पर हाइड्रोजन, जो कि आपको बता दें कि हाइड्रोजन 2 व्यवहार करता है, यानी उसके पास मात्र एक कोश है।
ठीक है, और उसके बाह्य कक्षा में मात्र एक इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो अगर यह इलेक्ट्रॉन, सबसे बड़ी बात चूंकि पहला कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो H+ आयन बना देता है, ये धात्विक गुण है। लेकिन अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाता है तो इसका बाह्य कोष पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से यह ऋणायन भी होता है। अर्थात कह सकते हैं आप यह क्षारीय धातुओं की भी भांति व्यवहार करता है, और उसके साथ साथ यह हाइड्रोजन फैमिली, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के जो तत्व हैं, सप्तम ए आवर्त वर्ग जो है, उन तत्वों की भांति भी यह व्यवहार करता है। तो हाइड्रोजन के द्वैध व्यवहार के कारण मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित जगह ना मिलना सबसे बड़ी कमी थी। फिर इसके बाद कहीं कहीं पर तत्वों के परमाणु आवर्तिता में क्या हुआ है कि कम परमाणु भार वाले तत्व को अधिक परमाणु भार वाले तत्व के बाद भी रखा गया है, जो कि गुणों के समायोजन की दृष्टि से, या फिर कह सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है इस प्रकार से जो कह सकते हैं आप, अक्रिय गैसों का उचित स्थान का अभाव और समस्थानिक और संभारिक का अभाव था। सबसे बड़ी बात तो ये भी थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी तत्व मिले हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए अगर आप बात करेंगे तो इसे कह सकते हैं उसमें कि प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, इस तरह के तत्वों के लिए उनके आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब कई प्रकार की और भी खोजें होने लगी परमाणु के अंतर्गत या फिर तत्वों के अंतर्गत, तो ये पता चला है कि तत्व का जो मूल लक्षण होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार होता है। तो यहाँ से इतनी कमियों के उल्लेख की वजह से बताया जाता है कि 1913 ईस्वी में मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधित करके एक आधुनिक आवर्त नियम दिया गया, जो कि मोजले नाम के वैज्ञानिक ने दिया। और उस मोजले नाम के वैज्ञानिक ने मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के सिद्धांत में भी संशोधन किया और उनकी आवर्त सारणी भी बदल दी। सबसे पहले कह सकते हैं आप संशोधित आवर्त सारणी का सिद्धांत, संशोधित आवर्त सारणी का सिद्धांत, कहते हैं थ्योरी ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, और ये किसके द्वारा दिया गया है? मोजले। कहीं कहीं पर मोजले या फिर मोजले भी पढ़ा जाता है, 1913 में। और जो ये दिया गया था ये 1869 में दी गई। तो बात हम करेंगे इसकी 1913 में। तो संशोधित आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या है? तो बताया गया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। एक बार फिर से सुनेगा, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसी सिद्धांत पर उन्होंने एक नई आवर्त सारणी प्रस्तुत की, जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी अथवा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना क्या क्या थी। तो बताया गया कि मेंडलीव की संशोधित या फिर कह सकते हैं आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, जिन्हें आवर्त कहा जाता था। और उनके आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। मतलब कह सकते हैं आप जैसे 7 क्षैतिज पंक्तियां, मतलब ये क्षैतिज पंक्तियां हैं और ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये हैं। तो बताया जाता है कि 7 क्षैतिज पंक्तियां थी और 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता था, ग्रुप कहा जाता था या फिर वर्ग कहा जाता था। अब सबसे बड़ी चीज है
सातों क्षैतिज पंक्तियों के अलग अलग नाम थे। सबसे पहला जो पहला आवर्त था उसमें मात्र केवल 2 तत्व थे और उन्हें अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा और तीसरा आवर्त में कह सकते हैं आप दूसरे और तीसरे आवर्त, चूंकि ये आवर्त की विशेषताएं हैं, एक बार पहले थोड़ा सा आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना समझिए, उसके बाद फिर उसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आधुनिक आवर्त सर मोजले द्वारा प्रस्तुत आधुनिक आवर्त सारणी अथवा मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी की संरचना इस प्रकार से है। इनकी संशोधित आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, उन्हें आवर्त कहा जाता था। 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिन्हें कह सकते हैं आप समूह अथवा वर्ग कहा जाता था। अब वर्ग की विशेषताएं कुछ थी, सबसे पहले आवर्त की कुछ विशेषताएं थी। 7 आवर्त थे, उसमें कुछ अलग अलग विशेषताएं थी। सबसे पहले बताया गया कि प्रथम आवर्त में मात्र केवल 2 तत्व पाए जाते थे, इसलिए उस आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। और फिर द्वितीय और तृतीय आवर्त में 8 तत्व पाए जाते थे, उस आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। फिर चतुर्थ एवं पंचम आवर्त में 18 तत्व पाए गए हैं, अतः उन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। षष्ठ और सप्तम आवर्त में 32 तत्वों की उपस्थिति है, अतः उन्हें अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। यहां से आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त और अति दीर्घ आवर्त, यानी 7 आवर्त 4 नामों के अंतर्गत जाने जाते हैं। अति लघु आवर्त पहला आवर्त है जिसमें मात्र 2 तत्व पाए जाते हैं। लघु आवर्त दूसरा और तीसरा आवर्त है जिसमें 8 तत्व पाए जाते हैं। फिर चौथा और पांचवा आवर्त दीर्घ आवर्त है जिसमें 18 तत्व पाए जाते हैं। और कह सकते हैं आप छठा और सातवां जो आवर्त है वो अति दीर्घ आवर्त है, उसमें 32 और कह सकते हैं 32 तत्वों की उपस्थिति होती है। लेकिन सातवां आवर्त उसमें अपूर्ण था, जिसकी वजह से या फिर कह सकते हैं आप उसमें पूरे तत्वों की उपस्थिति नहीं थी, अतः उसे अपूर्ण आवर्त भी कहते हैं। और द्वितीय आवर्त के तत्वों को आइडेंटिकल आवर्त पीरियोडिक टेबल से या फिर कह सकते हैं आप प्रारूपी तत्व, द्वितीय आवर्त के तत्वों को प्रारूपी अथवा विरूपक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं। उन्हीं के समान उस समूह में उपस्थित जितने भी तत्व रहेंगे अधिकतर गुण उन्हीं से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद अब बात आती है प्रत्येक आवर्त में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ ऊपर से नीचे कुछ क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं, बाएं से दाएं भी कह सकते हैं आप कुछ क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बताया जाता है कि परमाणु भार ऊपर से नीचे की तरफ आने पर बढ़ता है। फिर सुनेगा, जो समूह है एक खंड मान लीजिए है, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर तत्वों के परमाणु भार में निरंतर वृद्धि होती है। लेकिन आयनन विभव ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इसी की वजह से आयनन विभव है वो घटता है, लेकिन परमाणु भार जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बढ़ता है। और एक चीज और भी जानिए आप, चूंकि कोष्ठकों की अगर संख्या बढ़ती है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो अपने आप जायज है कोष्ठकों की संख्या भी बढ़ेगी, और उसकी वजह से परमाणु जो आकार में जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसमें भी वृद्धि होती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे की तरफ आने पर घटती है और धनात्मकता जो होती है वो बढ़ती है। एक चीज और भी हमको यहीं पर जानना है, सबसे बड़ी चीज है विकर्ण संबंध। ये आपके सिलेबस का कह सकते हैं या फिर इस चैप्टर के का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विकर्ण संबंध, और ये परीक्षाओं में बराबर निरंतर बोर्ड की परीक्षाओं में आता रहा है। विकर्ण संबंध क्या होता है?
तो हमें सबसे पहले ये जानना रहता है कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। तो आवर्त सारणी में अगर आप लोगों के सम्मुख किताब होगी तो उसको आप लोग देखिएगा, तो बताया जाता है कि द्वितीय आवर्त के प्रथम 3 तत्व तृतीय आवर्त में उपस्थित उन तत्वों के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं जो कि उनके विकर्ण पर स्थित होते हैं। तत्वों का यह गुण विकर्ण संबंध कहलाता है। अब देखिए द्वितीय आवर्त के तत्व, द्वितीय आवर्त के तत्व और तृतीय आवर्त के तत्व आप देखिए यहाँ पर तृतीय आवर्त के तत्व। आपको बता दें प्रथम आवर्त में केवल हाइड्रोजन और हीलियम होता है। द्वितीय और विकर्ण संबंध की जो परिभाषा है ये है कि द्वितीय आवर्त के प्रथम 3 तत्व तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं जो कि उनके विकर्ण पर स्थित होते हैं। तो प्रथम 3 तत्व अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम वो पहले आवर्त का तत्व है, लेकिन देखेंगे आप लिथियम Li, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, यही प्रथम 3 तत्व हैं। और यहाँ पर अगर द्वितीय आवर्त के तत्वों की बात करेंगे तो यहाँ पर बनता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ये आप देखिए तृतीय आवर्त के तत्व हैं। चूंकि आपको बता दें कि अगर संबंध आधार का संबंध है तब तो इस तरह से इस तरह के तत्वों के गुणों का संबंध दिखाएगा। लंब संबंध है तो ऊपर नीचे चलेगा स्तंभ की तरह, लेकिन विकर्ण अगर संबंध है तो आप देखेंगे इस तरह से ये आएगा। ये देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बेरिलियम का विकर्ण संबंध है, इन चारों का ऑप्शन दिया रहता है, अगर आपको पता रहेगा तो ये आप कर ले जाएंगे एल्युमिनियम से। तो ये हमेशा इसी तरह से आता है कि Li का विकर्ण संबंध है, फिर चारों ऑप्शन दे दिया रहता है। चूंकि विकर्ण संबंध अगर पता रहेगा तभी हम लोग उसको सही कर पाएंगे। तो ये इतनी चीजें रही हैं विकर्ण संबंध में, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फिर इसके बाद आता है कि हम लोग देखते हैं कि इस आवर्त सारणी की भी कुछ कमियां रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस यानी संशोधित आवर्त सारणी की भी कुछ कमियां रही हैं। जैसे वह हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाया, फिर इसके साथ साथ वह कुछ तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर भी रखा। चूंकि आज भी हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं है, ये चाहे कमियां कहिए चाहे उसके द्वैध व्यवहार समझिए आप। तो बताया जाता है कि उसके बाद जो है कुछ वैज्ञानिकों ने समावेशित रूप से मिलकर दीर्घाकार आवर्त सारणी दी। क्या? दीर्घाकार आवर्त सारणी यानी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये आप देखिए क्या होता है। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। चूंकि इसमें कई वैज्ञानिकों का समावेशन है, इसलिए कोई विशेष किसी वैज्ञानिक के नाम से ये पीरियोडिक टेबल नहीं है। तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसका सिद्धांत भी इनसे हटके है। चूंकि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का सिद्धांत था तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जो संशोधित आवर्त सारणी का सिद्धांत था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसलिए दीर्घाकार आवर्त सारणी का जो सिद्धांत है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसी सिद्धांत पर कह सकते हैं आप कि
एक नई आवर्त सारणी प्रस्तुत होके आई जो आज तक और अभी तक मान्य है, जिसका नाम दीर्घाकार आवर्त सारणी है। और इसमें जो है 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, और चूंकि संशोधित आवर्त सारणी में भी वही थी, तो यहाँ पर भी क्षैतिज पंक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें आवर्त कहा गया, लेकिन 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। आपको पता होगा संशोधित आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिनको कह सकते हैं आप समूह अथवा ग्रुप कहा जाता है या फिर वर्ग कहा जाता है। और लगभग सभी वर्ग में उपस्थित तत्वों के गुणों में समानता भी पाई जाती है। और संपूर्ण पीरियाडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्रमशः SPDF। आपकी किताब में कुछ इस तरह से आवर्त सारणी बनी होगी, अगर आप ध्यान देंगे। ये एक नजरिया ऐसे देखिएगा, मान लीजिए एक रफली फिगर है। तो बताया जाता है जिन तत्वों के परमाणु में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन यस कोश में समाप्त होते हैं, उन्हें यस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और जिनमें पी कह सकते हैं आप पी ब्लॉक, ठीक है, ये देखेंगे ये पी कोश में खत्म होने वाले तत्व हैं। यहाँ पर ये इतना डी रहता है, और ये जो नीचे की 2 लाइनें होती हैं वो यक ब्लॉक के तत्व। यानी संपूर्ण आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है, जिसमें यस ब्लॉक वाले तत्व उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यस कोश में होते हैं, पी ब्लॉक वाले तत्व उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में, ऐसे डी और एफ है। तो इस प्रकार से ये आपके समक्ष कह सकते हैं आप रफली जो है ये दीर्घाकार आवर्त सारणी प्रस्तुत है। फिर इसके उपरांत आपको एक चीज और भी जानना है कि इसमें भी कई प्रकार के दोष हैं, क्योंकि यह आज भी यह भी आवर्त सारणी हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाई, और लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी जो आपको यह ब्लॉक में दिखा रहे हैं, बताया जाता है कि लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर की जगह दे दी गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।